एक्चुअल डायमंड और ये लैब ग्रो जो किया जा रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। जो एक्चुअल डायमंड है, एक्चुअल डायमंड लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस से हाई प्रेशर, हाई उसमें कह सकते हैं इंटेंसिटी में बना हुआ डायमंड है। एक्चुअली आप सभी को मालूम है कि डायमंड बेसिकली कार्बन है जी। कोयले से बनता है, तो इसमें बहुत लंबा समय लगा, इसलिए नेचुरल डायमंड है। अब वही चीज हम लैब में क्रिएट करते हैं, हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर उसको हम क्रिएट करते हैं। 15 दिन से 30 दिन का टाइम एक डायमंड बनने में लगता है जी। और कहाँ वो सालों में बन रहा है? करोड़ों सालों में, करोड़ों सालों नहीं करोड़ों सालों में। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि डायमंड अब केमिकली दोनों कार्बन है जी, फिजिकली दोनों के वही कैरेक्टर हैं जी। तो डायमंड हुआ। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो लैब ग्रोन डायमंड है वो आपको कंपैरेटिवली कम महंगे पड़ते हैं। अच्छा, उनके प्राइस में अंतर होता है? प्राइस में अंतर होता है, अफोर्डेबल होते हैं। ओके। 70% मार्केट आज डायमंड का जो है वो लैब ग्रोन डायमंड का ही है। विशाल जी, हमारे भारत में एक ऐसे ग्राहक हैं जो कुछ मतलब एक पर्टिकुलर कह सकते हैं लोग हैं जो दिखावा पसंद है, जिन्होंने देखा कि ये ज्वेलरी उनके पास है, उन्होंने ये ज्वेलरी पहनी तो मुझे भी चाहिए। देखिए, समझने की जरूरत है, वो कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, इसको इंस्पिरेशन कह सकते हैं। ये तो और नकल करने के लिए भी मतलब पैसा बहुत लगता है, तो जिसके पास होगा वही खर्चा करेगा, सीधी सी बात है। तो इसको हम प्रेरणा कह सकते हैं कि उनके पास इतना अच्छा डिजाइन आया है, कलेक्शन उन्होंने लिया हुआ है, तो हमारे पास भी वैसा कलेक्शन होना चाहिए। और इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं, इसको फैशन कह सकते हैं। अच्छा, कोई चीज स्टार्ट हुई है, लोगों को पसंद आई है, तो क्रेज हो जाता है कि नहीं हमारे पास भी होना चाहिए, और एक बड़े क्राउड में आपको वैसा मिलेगा। तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि ज्वेलरी खरीदना आपके खाली शौक को पूरा नहीं करता, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता है, आपकी ग्रेविटी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन मोबाइल एसेट है, अचल संपत्ति जिसको कहते हैं। जी। विशाल जी, असली ज्वेलरी खरीदने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस कैरेट का ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। आप माइंडसेट बना लीजिए कि जब मैं ज्वेलर के पास जाऊं तो मुझे उसको गाइड करना है कि मुझे इस कैरेट में ज्वेलरी चाहिए। मान लेते हैं आपने 22 कैरेट का ज्वेलरी उनसे परचेज किया, आप वेट देख लीजिए। वेट देखने के बाद जो है उस चीज को डिस्कस कर लीजिए, कितने कैरेट का ज्वेलरी आप मुझे दे रहे हैं, क्या उस कैरेट के हिसाब से आप मुझे चार्ज कर रहे हैं। उस चार्ज के बाद आप हमें इनवॉइस पर क्या रिटर्न में दे रहे हैं। परचेज कर लिया मैंने गोल्ड, उसको यूज कर रहा हूँ, उसके बाद आप आफ्टर सेल मुझे सर्विस क्या देंगे। जी। आप मुझे जब उसका इनवॉइस दे रहे हैं, जब मैंने ज्वेलरी परचेज की है, तो उसके साथ एडिशनल मुझे क्या सर्विसेज मिलेंगी उस ज्वेलरी को लिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप क्लियर कर लीजिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिटर्न में ले लीजिए उनसे। तो जैसे ग्राहक जानना चाहेंगे कि कैरेट किस तरह का ज्वेलरी ज्यादा यूजफुल रहेगी या ज्यादा अच्छी होती कैरेट वाइज, जैसे आप बोल रहे हैं 22 कैरेट, और क्या क्या कैरेट हैं वो बताइए आप ग्राहकों को। भारत सरकार ने मानक तय किए हैं, 9 कैरेट से लेके आप 22 कैरेट तक का जेवर बनवा सकते हैं। जी। तो उनमें डिफरेंस क्या है? 9 कैरेट और 22 कैरेट, इस बीच में क्या डिफरेंस आता है? पहले मैं आपको बता दूं कैरेट क्या होता है। जी। कैरेट का मतलब होता है शुद्धता। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सोने की, ना कि डायमंड की। जी। कैरेट का मतलब होता है शुद्धता। एक कैरेट 4.166% का होता है। जी जी। इसका मतलब ये है कि जब आप 22 कैरेट का ज्वेलरी खरीदते हो तो उसकी प्योरिटी 91.60% होती है। अच्छा, हम 22 कैरेट की ज्वेलरी कॉमन है, इंडिया में पसंद की जाती है। अच्छा। लेकिन मैं अक्सर देखता क्या हूँ कि जब भी लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो 20 कैरेट का भी लेते हैं, 18 कैरेट का भी लेते हैं। डायमंड ज्वेलरी मैक्सिमम 14 कैरेट पर मिलती है। अच्छा। ठीक है, उसका कारण है, अगर उतना कैरेट 14 कैरेट पर नहीं लेंगे, थोड़ा अच्छा कैरेट पर लेंगे, तो उसके जो ज्वाइंट्स हैं जो डायमंड को पकड़ रहे हैं वो लूज हो जाएंगे और डायमंड निकल जाएगा। अच्छा। इसलिए 14 कैरेट में बनाया जाता है। मैक्सिमम प्योरिटी हम 18 कैरेट ले जाते हैं। अच्छा। तो कैरेट मैं ऑफर करता हूँ कि अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप 22 कैरेट की तरफ बढ़िए। अच्छा। बजट में थोड़ा सा इशू है आपको कि हाँ बजट हम उतना नहीं लगाना चाहते, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप 18 कैरेट की तरफ बढ़िए। उसका कारण समझ लीजिए। 18 कैरेट का ज्वेलरी ड्यूरेबल होता है। अच्छा। क्योंकि इम्प्योरिटी बढ़ जाती है, और 18 कैरेट के जब आपको पैसे लगते हैं तो वो बजट फ्रेंडली हो जाता है जी। थर्ड सबसे अच्छा कारण ये है, थोड़ा सा येलोइश कलर आता है जो कंपैरेटिवली 22 कैरेट से ज्यादा ब्राइट होता है।
तो उसका हाईलाइट होता है वो ज्वेलरी जो 18 कैरेट का होता है। तो जिनका बजट 22 कैरेट का नहीं होता है उनको मैं ऑफर करता हूँ कि आपको 18 कैरेट लेना चाहिए। 20 कैरेट भी आप ले सकते हैं, जी। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के लिए, ज्वेलरी की लाइफ के लिए आपको 18 कैरेट का लेना अच्छा, चाहिए। 18 कैरेट बेस्ट एक कलर। बेस्ट 22 कैरेट है। हाँ, नहीं कलर और जेब Durability। सब चीजों के हाँ, अगर अकॉर्डिंग। बजट फ्रेंडली आपको देखना है तो आप 18 कैरेट की तरफ बढ़िए। हाँ, तो और ये 9 कैरेट ये क्या है? 9 कैरेट अभी भारत सरकार लेके आई है। 9 कैरेट इंडिया कल्चर में अभी उतना कॉमन नहीं है, जी, 37 अराउंड % का होता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा चलता है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्रेज है 9 कैरेट का। अच्छा। तो अभी इंडिया में मुझे लगता नहीं किसी को अगर मैं ऑफर करूं कि सर आप 9 कैरेट का ज्वेलरी ले लीजिए, मैडम आप 9 कैरेट का ले लीजिए, तो वो हाँ। पसंद भी करेंगे। हाँ। उनको तो मैक्सिमम जो चॉइस है लोगों की वो 22 कैरेट की है, और 22 कैरेट बेस्ट है। विशाल जी, एक क्वेश्चन है, वो मेरे पास एक सेट है, उसमें रत्न लगे हुए हैं, और जब ज्वेलर से हमने लिया तो उसने उसका वेट उसी समय लिया और मुझे दे दिया, तो क्या उस गोल्ड के साथ ही उस रत्न का भी वेट उसने कर दिया? हमें वो रत्न गोल्ड रेट में ही पड़े क्या? थोड़ा उससे सा आंसर करके मैंने उससे पूछा तो वो उतना क्लियर नहीं हुआ। आप रियल ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुझे वो ज्वेलरी महंगी पड़ी? मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जी ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं जिसमें रत्नों का काम होता है। जी किसी में अमेरिकन डायमंड लगा है, किसी में ओपल लगा हुआ है, जी। किसी में कोई और रत्न लगा, सफायर, ब्लू सफायर वगैरह लगा हुआ है। हाँ, उनको देखने में वो ज्वेलरी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसमें हाईलाइट होता है, शाइन होता जी है। कॉमन ज्वेलरी हम अगर बात करें जिसमें बहुत महंगे रत्न नहीं लगे हैं, मान लेते हैं अमेरिकन डायमंड का वर्क है जी। उसमें, और वो आपको जब वेट करके दे रहे हैं तो वेट करते समय उन्होंने जेम का भी वेट कर लिया। जी मान लेते हैं कि कोई 10 ग्राम का प्रोडक्ट आपने लिया और उन्होंने आपको वजन करके 10 ग्राम का पेमेंट ले लिया। अब आप कंफ्यूज हैं कि रत्न को भी सोने के दाम में वजन कर लिया। जी एक्चुअली समझाता हूँ मैं थोड़ा डिटेल से आपको जी बताता जी। हूँ। उस ज्वेलरी में जो रत्न लगे हुए हैं वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। अच्छा। इस चीज को समझिए। ओके। वो सोने में लगने वाले, आभूषणों में लगने वाले विशेष पत्थर हैं जिनको तराशा गया है, जिस पर काम हुआ है, जिससे वो शाइन कर रहे हैं, जिससे उसकी खूबसूरती आभूषण की बढ़ रही है। जी अगर वो वजन में आपसे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस रत्न की लगभग वही कीमत है जो उस समय सोने की कीमत है। अच्छा। थोड़ा सा इजी करने के लिए उन्होंने सोने में वजन करके आपसे चार्ज कर लिया। अब इसको डिफाइन दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि वो हर रत्न का आपसे अलग पैसा ले, सोने का अलग पैसा ले, हाँ, वेट हाँ। आपको क्लियर करे कि गोल्ड का इतना वेट है, रत्नों का इतना वेट है। जी। लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्योंकि दोनों के रेट लगभग इक्वल हुए, अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा सा इजी करने के लिए वेट करके आपसे पेमेंट ले लिया। जी। ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। एक्चुअली उस रत्न की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन जब हम उसको रीसेल करने जाते हैं तब वो उस रत्न को निकाल कर सिर्फ हमें गोल्ड की वैल्यू देते हैं, ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंसिका मीडिया बहुत अच्छा कदम उठा रही है लोगों को ज्वेलरी के सेगमेंट में गाइड करने का। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी का सेगमेंट बहुत करप्ट माना जाता है, जबकि है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई ज्वेलरी खरीदी जिसमें रत्न लगे हुए थे, और जब आप वापस करने गए तो उन्होंने क्या किया, वो रत्न निकाल लिए, सोने का वेट किया, आपको पेमेंट कर दिया या बदले में ज्वेलरी दे दी। कारण क्या है? कारण ये है कि गोल्ड या सिल्वर जो भी मेटल आपने लिया है वो रिसाइकिल करके आप नया जेवर बना सकते हैं। इजी। ओके। लेकिन जो रत्न लगे हुए हैं उसको कैसे रिसाइकिल करेंगे? हाँ। गोल्ड तो हमने मेल्ट किया, मेल्ट हो गया, हमने फिर से उसको प्रोसेस कर लिया, जी लेकिन रत्न तो ब्रेक हो जाएगा। जी। तो जब वो रिसाइकिल नहीं होगा, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, हम सेल नहीं कर सकते, तो वो तो आपका स्क्रैप हो गया। तो स्क्रैप की वैल्यू तो नहीं मिलेगी। विशाल सर, क्या फिर इस हिसाब से तो हमें रत्न जड़ित आभूषण लेना अवॉइड करना चाहिए? देखिए एक बात समझिए, आभूषण एक क्लास है ना, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। जब हम कोई प्रॉस्पेरिटी का सिंबल लेते हैं तब हम वहाँ वैल्यू या एक्सपेंसेस नहीं देखते। अब मान लीजिए हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं और मान लेते हैं कि हमें कहीं स्टे करना है, तो हम कंफर्ट देखते हैं जी। हम अमाउंट नहीं देखते कि कितना चीप अमाउंट में हमें जो है कहीं स्टे करने के लिए मिल जाए, तो हम कंफर्ट देखते हैं। हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कंफर्ट देखते हैं। ज्वेलरी एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है। आप दिमाग में ये मत लाइए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉस हो रहा है,
तो आप हाँ। म्यूचुअल फंड ले लीजिए। नहीं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना है तब हम क्या करें? इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ज्वेलरी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट दो अलग बातें हैं। अच्छा। आपका ये बेनिफिट है कि आप ज्वेलरी लेते हो तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जी। लेकिन जब आप ज्वेलरी यूज कर रहे हो तो उसके एक्सपेंसेस भी तो आएंगे, जी। और जो एक्सपेंसेस आएंगे वो तो आपको बियर करना पड़ेगा। गोल्ड में एक एडवांटेज है, गोल्ड में ये एडवांटेज है, जितने एक्सपेंसेस आपने किया 2 से 4 साल में आपका जो है रिकवर हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड के रेट वहां पहुंच जाएंगे। जी। जितना आपने लगाया उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर ज्वेलरी की क्वालिटी और ज्वेलरी की खूबसूरती मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे वर्क हो रहे हैं जो आपके एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, तो आप अपना क्लास मेंटेन करेंगे, आप वहां पर पैसे नहीं देखेंगे। अच्छा, तो अगर क्लास मेंटेन करने के लिए लेनी है तो कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको अपने पास सेव करना है गोल्ड, तब हम क्या करें? सेव करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारे बॉन्ड्स आए हैं, पेपर गोल्ड वगैरह आया है, गोल्ड ईटीएफ वगैरह आया, आप उस पर ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो गोल्ड का आप जेवर नहीं बनवा सकते। अच्छा। आप इस चीज को समझिए। हमारे यहाँ गोल्ड क्यों लिया जाता है? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम आभूषण बनवाएंगे। जी। पेपर गोल्ड से आप आभूषण नहीं बनवा सकते, अच्छा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाँ। आभूषण नहीं बनवा सकते। और आपका बनवाया गया आभूषण आने वाली पीढ़ियों को एक दूसरे डिजाइन के आभूषण में बनवाने का फाउंडेशन बनाता है। आपने आज 1 लाख का सोना खरीदा, जी। उस समय वो सोना 12 लाख रुपए का होगा, वो सोने को गलवा के 12 लाख का जेवर बनवा लेंगे। पेपर गोल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना क्या ठीक होगा? गोल्ड लेना ठीक होगा, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। किसी भी देश की वित्तीय स्थिति जी। उसके गोल्ड के पर- भंडारण पर डिपेंड करती है, जी। आपको जानकारी होगी। जी। और गोल्ड कभी महंगा नहीं होता, इस चीज को समझने की जरूरत है। आज अच्छा। लोग कह रहे हैं कि सर लास्ट ईयर जो है 74,000 का रेट था, अभी 1 लाख क्रॉस कर गया है। जी। मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस समय 74,000 रेट था, आप 10 ग्राम सोना बेचते तो आपका 1 महीने का खर्चा आराम से चल जाता है। जी। आज अगर आप 10 ग्राम सोना बेचेंगे तो आज भी आपका खर्चा 1 महीने आराम से चल जाएगा। जी। मेरे दादाजी के टाइम पे 50 रुपए तोला था, उस समय भी 10 ग्राम सोना बेच के 1 महीने का खर्चा चल जाता था। रुपए की वैल्यू कम हो रही है, गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अब जी। चूंकि रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं गोल्ड खरीदने के लिए। ये एक मिथ है कि गोल्ड महंगा होता है। गोल्ड के रेट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। हम देखते हैं रुपए के कंपैरिजन में, इसलिए हमें लगता है कि सोना महंगा हो गया है।